प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने लोगों की जिंदगी को किया है आसान और गरीबों को भी दिलाया है उनका हक। प्रधानमंत्री बेंगलुरु टेक समिट 2020 का कर रहे थे उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कश्मीर में गुपकार समझौता राष्ट्र विरोधी है, इसमें कांग्रेस भी है शामिल। उन्होंने मांग की कि कांग्रेस को स्पष्ट करनी चाहिए अपनी नीति। औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने कहा, प्रदेश में रोजगार के नए अवसरों के सृजन और राज्य में औद्योगिकीकरण जनता विकास हेतु प्रदेश सरकार उठा रही है महत्वपूर्ण कदम। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, छठ पर्व को देखते हुए पूरी सावधानी बरती जाए। उन्होंने पर्व के दौरान घाटों पर साफ सफाई की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के दिए हैं निर्देश। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बेंगलुरु टेक समिट 2020 का उद्घाटन किया। ये टेक समिट आज से 21 नवंबर तक चलेगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने टेक्नोलॉजी से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें कही। पीएम ने कहा कि टेक्नोलॉजी की वजह से ही सरकारी योजनाएं इतनी तेजी से लोगों की जिंदगी बदल रही हैं। डिजिटल इंडिया भारत में जीने का तरीका बन चुका है। बेंगलुरु टेक समिट का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि हमने 5 साल पहले डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत की थी। अब डिजिटल इंडिया को एक सामान्य सरकारी कार्यक्रम के तौर पर नहीं देखा जा रहा है। ये एक जीने का तरीका बन चुका है, खासकर गरीबों के लिए। डिजिटल इंडिया इज नो लॉन्गर बीइंग सीन as any regular government initiative. Digital India has become a way of life, particularly for the poor, marginalized, and for those in government. Thanks to Digital India, our nation has witnessed a more human-centric approach to development. पीएम मोदी ने कहा कि टेक्नोलॉजी के जरिए हमने इंसानों के सम्मान को बढ़ाया है। करोड़ों किसानों को एक क्लिक में आर्थिक सहायता मिल गई। जब कोरोना लॉकडाउन चरम पर था, उस वक्त टेक्नोलॉजी ने यह सुनिश्चित किया कि गरीबों को जल्दी और उचित मदद मिले। अगर दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर योजना भारत सफलतापूर्वक चला रहा है तो उसकी वजह टेक्नोलॉजी ही है। Our governance model is technology first. Through technology, we have enhanced human dignity. Millions of farmers receive monetary support in one click. At the peak of the COVID-19 lockdown, it was technology that ensured that India's poor received proper and quick assistance. पीएम ने कहा कि टेक्नोलॉजी की वजह से ही हमारी योजनाओं ने इतनी तेजी से लोगों की जिंदगी बदली है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा योजना का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। आयुष्मान भारत योजना इसका जीता जागता उदाहरण है। India is successfully operating the world's largest healthcare scheme, Ayushman Bharat. It is due to a big role of technology. This scheme has specially helped the poor of India. Now, they no longer have to worry about access to top quality and affordable health care in any part of India. पीएम ने कहा कि टेक्नोलॉजी से प्रेरित होकर भारत में कई ऊष्मायन केंद्र खुल रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में हैकाथॉन की संस्कृति भारत में आयोजित की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि गुपकार समझौता भारत की राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा के साथ किया गया समझौता है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कई नेता इस समझौते में शामिल होने के लिए बयान दे रहे हैं और स्थानीय स्तर पर कांग्रेस के नेता इसमें शामिल भी हैं। कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने चुनौती दी कि कांग्रेस को अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती साथ साथ आतंकवादी गुट 370 को समाप्त करने की बात कह रहे हैं। कांग्रेस को इस बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर को लेकर के कांग्रेस पार्टी का जो दोहरा रवैया है, यह राष्ट्रीय एकता और अखंडता के साथ सीधे सीधे खिलवाड़ है। हम सब जानते हैं कि कांग्रेस ने सदैव राष्ट्रीय अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उन तत्वों को प्रेरित और प्रोत्साहित करती रही है जो देश के अंदर अलगाववाद और अराजकता को बढ़ावा देते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर एक बार फिर से कांग्रेस का ये दोहरा चेहरा देश की जनता के सामने आया है। यद्यपि कांग्रेस पार्टी ही इस बात के लिए जिम्मेदार है जिसने एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को कभी साकार नहीं होने दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में साफ किया है कि सीबीआई को किसी भी मामले की जांच करने से पहले उस राज्य की सहमति लेना जरूरी है। फैसले में कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना कानून के तहत सीबीआई को किसी भी मामले की जांच से पहले संबंधित राज्य सरकार से सहमति की आवश्यकता जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि हालांकि डीएसपीई एक्ट की धारा 5 केंद्र सरकार को केंद्र शासित प्रदेशों से परे सीबीआई की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने में सक्षम बनाती है, लेकिन जब तक कि डीएसपीई अधिनियम धारा 6 के तहत राज्य संबंधित क्षेत्र के भीतर इस तरह के विस्तार के लिए अपनी सहमति नहीं देता, तब तक सीबीआई जांच के आदेश नहीं दिए जा सकते। कोर्ट का यह फैसला यूपी के कंपनी फर्टिगो मार्केटिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ सीबीआई की ओर से दर्ज किए गए मामलों के खिलाफ आया है। हालांकि जिन राज्यों ने सीबीआई जांच के लिए केंद्र को आम सहमति दे दी है, वहां सीबीआई को बार बार अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। शतायु होने और शतक बनाने की प्रसन्नता को अभिव्यक्त करना कभी कभी शब्दों की सीमा से परे होता है। ऐसा ही अवसर है लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए, जो अगले 7 दिन तक अपने शतायु होने का समारोह मनाएगा। इस समारोह की शुरुआत करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ विश्वविद्यालय की 100 वर्षों की यात्रा के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि लखनऊ विश्वविद्यालय अपने 100 वर्ष ऐसे समय में पूरा कर रहा है जब समाज के सामने कोविड-19 और नई शिक्षा नीति की चुनौती है। नई शिक्षा नीति को 2022 से लागू होना है। उन्होंने कहा कि चुनौती से उबरा और आग से तपा ही सोना होता है। उन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाइन क्लासेस के लिए विश्वविद्यालय की तारीफ की, साथ ही प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल के लिए भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि लखनऊ विश्वविद्यालय ने देश को राष्ट्रपति दिए हैं, कई महान आचार्य वैज्ञानिक दिए हैं और विशिष्ट विभूतियों को भी जन्म दिया है। लेकिन चुनौती से उभरा हुआ आग से तपा हुआ सोना ही खरा होता है। और मुझे लगता है कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हम शैक्षणिक जगत की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए शैक्षिक क्षेत्र के शोध की उत्कृष्टता को पूरी मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए जो एक मूल मंत्र लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे का ध्येय था, उस ध्येय वाक्य को बनाए रखते हुए लखनऊ विश्वविद्यालय ने कोविड-19 की इन चुनौतियों में न केवल तकनीक का उपयोग करते हुए वर्चुअल क्लासेस प्रारंभ की। अभी तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के वोकल फॉर लोकल यानी आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए किए जा रहे प्रयास
इन 100 वर्षों की उपलब्धियों के साथ एक सोने में सुहागे का काम करता है। इसके लिए विश्वविद्यालय परिवार का को हृदय से धन्यवाद देता हूं। तो लखनऊ विश्वविद्यालय भी बड़े गौरव के साथ कह सकता है कि हमने इस देश को राष्ट्रपति दिया है। हमने इस देश को न्याय के क्षेत्र में न्याय की उत्कृष्टता को बनाए रखने के लिए न्यायमूर्ति प्रदान किए हैं। हमने शासन प्रशासन की व्यवस्था को उत्कृष्ट और संवेदनशील बनाए रखने के लिए अनेक प्रशासनिक अधिकारी दिए हैं। हमने भारत के लोकतंत्र की मजबूती के लिए अनेक राजनेताओं को भी इस विश्वविद्यालय ने दिया है और शिक्षा की उत्कृष्टता को बनाए रखने के साथ ही शोध की उत्कृष्टता को आगे बढ़ाने के लिए भी अनेक आचार्य और वैज्ञानिक भी इस विश्वविद्यालय ने दिए हैं। औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने लखनऊ में प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश में रोजगार के नए अवसरों के सृजन और राज्य के निवासियों की आर्थिक उन्नति की दिशा में राज्य में औद्योगिकीकरण जनित विकास हेतु प्रदेश सरकार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में निवेश व औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अहम कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में बहुत सारा पोटेंशियल है। अगर हम फर्टाइल लैंड के नाते से देखें तो हम बहुत आगे हैं। अगर हम वाटर रिसोर्सेज के नाते देखें, चाहे वो सरफेस वाटर हो या अंडरग्राउंड वाटर, तो अब हम उसमें आगे हैं। मिल्क प्रोडक्शन के नाते से देखें वो गए। एक उत्तर प्रदेश की असली छवि को प्रोजेक्ट करने की भी बात थी कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो सकता है। उत्तर प्रदेश में अगर कोई इंडस्ट्री के साथ वसूली करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है। पहले ये था कि अपहरण का स्टेट है, भ्रष्टाचार का स्टेट है। वो एक छवि बदली मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और एक विभाग, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे विभाग के उच्चतम अधिकारी, चाहे वो ACS के माध्यम से हमारे आलोक जी बैठे हों या IDC के माध्यम से दूसरे आलोक जी हों या मिनिस्टर के नाते से मैं हूँ, हम एक्सेसिबल हैं हर उस व्यक्ति के लिए। जैसे लोग हमसे पूछते हैं कि हमने इंडस्ट्री लगानी है, मैंने कहा आप हमारी पॉलिसी देखिए, उसमें किसी भी प्रकार का आपको कोई कठिनाई हो तो आप डायरेक्ट हाईएस्ट लेवल के ऊपर अपनी बात कह सकते हैं। पहले इंडस्ट्री विभाग के बाबू से मिलने में बड़ी परेशानी होती थी, हमने उसको चेंज किया। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं एक विराम। माँ से अच्छा कौन जाने माँ के मन के टुकड़े को, कब चाहे प्यार कब चाहे दुलार। माँ से अच्छा और कोई नहीं जानता कि बच्चे के पैदा होने के 1 घंटे के अंदर माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध ही पिलाना चाहिए। यही कुदरती शक्ति है जो बच्चे को हर बीमारी से लड़ने की शक्ति देती है। माँ सब जानती है ना। एक सर्किट हाउस। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। लेकिन 25 लाख नवजात शिशुओं की मृत्यु विश्व में हर वर्ष हो जाती है। हर शिशु की रक्षा के लिए हम विश्व की सर्वोत्तम तकनीकों को प्रदेश में लागू कर रहे हैं। SNCU, KMC लाउंज, कंगारू मदर केयर, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मान की ओर बढ़ते कदम, अनमोल जीवन की शुरुआत नवजात शिशु की देखभाल के साथ। आइए मिलकर सुनहरे भविष्य की नींव रखें। विराम के बाद दूरदर्शन समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 2586 नए मामले सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि इस समय प्रदेश में 22,757 कोरोना के एक्टिव मामले हैं। अब तक प्रदेश में कोरोना संक्रमण से 4,88,911 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, जिसके बाद प्रदेश में रिकवरी दर 94.18% हो गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों में से 7,480 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 2,586 नए मामले सामने आए हैं।
इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 22,757 है। जो व्यक्ति संक्रमित होने के पश्चात उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, उनकी संख्या इस समय 4,88,911 है। प्रदेश में रिकवरी का प्रतिशत इस समय 94.18% है, 94.18%। संक्रमित लोगों में से कुल 7,480 लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 1,43,461 सैंपल्स की जांच की गई और त्योहारों के समय जो हमने देखा था कि सैंपल के टेस्टिंग की संख्या में थोड़ी सी कमी आ गई थी, वो अब मेकअप हो गई है। कल हम 1,43,461 सैंपल पर पहुंच गए और अब इसके पश्चात बहुत शीघ्र हम 1.5 लाख को फिर से हम क्रॉस कर लेंगे। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा कि छठ पर्व को देखते हुए पूरी सावधानी बरती जाए। उन्होंने पर्व के दौरान घाटों पर साफ सफाई की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। पड़ोसी राज्य दिल्ली में संक्रमण बढ़ने से उसका प्रभाव सीमावर्ती जो हमारे जनपद हैं, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ में देखने में आ रहा है। जिला प्रशासन द्वारा दिल्ली से आने जाने वालों के इस रैंडम भी चेकिंग कराई जा रही है और उसमें जो संक्रमण वाले लोग हैं वो मिल भी रहे हैं। तो इन क्षेत्रों को छोड़ के बाकी सभी क्षेत्रों में लगभग संक्रमण पे नियंत्रण है। जैसा आपने बताया, हम सबको विशेषकर ये त्योहार का मौसम है, ऐसे में विशेषकर सावधानी बरतनी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आज अपील जारी की है कि छठ का त्यौहार है, अभी चल रहा है, छठ का त्यौहार मनाएं, लेकिन प्रयास करें कि आप घर पर ही रहकर मना सकते हैं, लेकिन बाहर जाएं भी तो समस्त सावधानियां रखें, मास्क का उपयोग करें, हाथ धोते रहें और सामाजिक दूरी रखें, समुचित सामाजिक दूरी रखें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी प्रदेशवासियों को छठ की शुभकामनाएं भी दी हैं और जैसा कहा, यही अनुरोध किया है कि सावधानियां बरतते हुए आप ये त्यौहार मनाएं। उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के सहायक बेसिक शिक्षकों के बाकी बचे 37,723 पदों पर भर्ती की अनुमति दे दी है। 69,000 शिक्षक भर्ती के इस मामले में 31,661 पदों पर पहले से ही नियुक्ति का काम चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए बुधवार को कहा कि कट ऑफ 60 से 65 ही रहेगा। इसे यूपी में प्राथमिक शिक्षकों के रूप में योग्यता प्राप्त करने के लिए लगभग 38,000 शिक्षा मित्रों को कट ऑफ अंकों में छूट नहीं मिलेगी, लेकिन उन्हें एक और मौका दिया जाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में सरकार ने सामान्य व ओबीसी वर्ग के लिए आहर्ता अंक 65 व SC/ST के लिए 60% तय किया था। शिक्षा मित्रों समेत कई अभ्यर्थियों ने इस पर याचिका दायर की थी। उनकी मांग थी कि 68,500 शिक्षक भर्ती की तरह चयन 45 व 40% अंकों पर की जाए। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहायक अध्यापकों के भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जल्द ही निर्वाचन आयोग अनुमति लेकर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार के द्वारा 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सरकार के पक्ष में फैसला दिया है। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले का स्वागत करता हूं और उन सभी अभ्यर्थियों को बधाई देता हूं जिनकी भर्ती का मार्ग इस फैसले के बाद प्रशस्त हुआ है।
इस फैसले का दूरगामी परिणाम होगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का योगी सरकार का जो निर्णय था, जो प्रारूप था, उस पर मुहर लगाकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह साबित कर दिया है, यह संदेश दे दिया है पूरे देश को कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर गांव, गरीब, मजदूर, किसान के बच्चे का अधिकार है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार काम कर रही थी। हम 69,000 में से 31,227 पदों पर माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार ही भर्ती कर चुके हैं। शेष पदों पर माननीय न्यायालय का निर्णय प्राप्त होते ही शेष 37,000 से अधिक पद जो बचे हैं उनकी भर्ती की प्रक्रिया पूरी करेंगे। और माननीय न्यायालय ने जो शिक्षा मित्रों को जो न्यायालय की शरण में गए थे उनको अगली एक और भर्ती में जो अवसर देने का निर्देश दिया है, उसमें भी हमको कोई आपत्ति नहीं है। अगली जो भी भर्ती होगी, नई भर्ती होगी, उस भर्ती में हम शिक्षा मित्रों को भी एक अवसर देने को तैयार हैं। उत्तर प्रदेश के विशेष सचिव वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन डॉक्टर ब्रह्मदेव राम तिवारी ने बताया है कि सरकार पर्यावरण के प्रति बेहद संवेदनशील एवं गंभीर है और पर्यावरण की रक्षा हेतु धरती का हरित कवर बढ़ाने के लिए उपाय कर रही है। इसी दिशा में प्रदेश में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जा रहा है और पिछले वर्ष 22 करोड़ पौधे लगाकर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में उत्तर प्रदेश ने नाम दर्ज कराया। उन्होंने बताया कि इस बार इससे कहीं बड़े लक्ष्य को लेकर पौधारोपण की तैयारी की जा रही है। जैसा हम देख रहे हैं कि आज के समय में सस्टेनेबल डेवलपमेंट अर्थात जो संतुलित विकास है, इस पे हर जगह जोर दिया जा रहा है। SDG गोल निर्धारित किए गए हैं, इन पर कार्य किया जा रहा है। इनमें स्वच्छ पर्यावरण जीवन की सबसे प्रमुख प्राथमिक आवश्यकता है। जब स्वच्छ जल है, स्वच्छ वायु है, धरती प्रदूषण रहित, तभी हमारा जीवन सुरक्षित है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए हैं वृक्षारोपण करने के मामलों में। जैसे देखें कि जुलाई में हमारे यहाँ 22 करोड़ पौधों का लगाने का लक्ष्य लिया गया था, जिसको एक दिन में सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। तो वन विभाग इसका नोडल विभाग है और अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से सभी विभागों को जो लक्ष्य दिए गए हैं उसके लिए पौध उपलब्ध कराना, उनका प्रबंधन दिखवाना और समन्वय स्थापित कराना और जो वन विभाग के द्वारा पेड़ लगाए जाने हैं उनका रक्षण संरक्षण करना, यह हमारा एक प्राथमिक दायित्व है। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं एक विराम। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए RBI कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद दूरदर्शन समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित गांगे डॉल्फिन अब विलुप्त होने की कगार पे है। विलुप्त प्राय जीव का कुनबा बाराबंकी जिले में करीब 70 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली सरयू नदी व शारदा नहर में 3 दर्जन से अधिक गांगे डॉल्फिन देखने को मिलती हैं, जिनके संरक्षण के लिए वन विभाग ने डॉल्फिन टास्क फोर्स के अलावा डॉल्फिन मित्र का गठन कर लगातार सरयू नदी के घाटों में दिन रात गश्त कर इनका संरक्षण किया जा रहा है। जिला वनाधिकारी SK तिवारी ने बताया कि गांगे डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव है। इनके संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी 74वें स्वतंत्रता दिवस पर जिक्र किया था, जिसको हमने प्रेरणा लेकर डॉल्फिन संरक्षण के लिए जिले में वन विभाग की एक टीम गठित की है और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जागरूक कर डॉल्फिन मित्र का भी गठन किया है, जिससे गांगे डॉल्फिन की अच्छे से देखभाल की जा सके। बाराबंकी जिले में करीब 3 दर्जन से अधिक की संख्या में गांगे डॉल्फिन मौजूद हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर डॉल्फिन के संरक्षण के संबंध में संदेश दिया गया, जिससे प्रेरणा लेकर बाराबंकी वन प्रभाग में डॉल्फिन की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु घाघरा नदी के सटे हुए गांव में लोगों को जागरूक कर डॉल्फिन मित्र के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। परिणाम स्वरूप कई डॉल्फिन का शारदा सहायक नहर से रेस्क्यू करके घाघरा नदी में सफलतापूर्वक छोड़ा गया है। वन विभाग की टीम का गठन किया गया है, जो डॉल्फिन के सुरक्षा, संरक्षण और रेस्क्यू में लगातार प्रयासरत रहती है। डॉल्फिन के लिए हम लोग विशेष अभियान चला रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 15 अगस्त को ही विशेष संरक्षण के लिए बल दिया था उन्होंने,
कि इस पर, तो इसको हम लोग एक अभियान और उनके प्रधानमंत्री जी के आदेश का पालन करते हुए इस पर विशेष ध्यान देते हैं। यहाँ रामनगर में यहाँ पर कंजर्वेशन चलता है डॉल्फिन्स के लिए। यहाँ पर अगर कोई भी डॉल्फिन जैसे नहर है यहाँ पर, वहाँ जनरली फंस जाती है, तो यहाँ के गांव वाले या कोई भी देख लेता है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करता है और हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और टीएसए के साथ यहाँ पर आके कंजर्व करते हैं उसको और उस डॉल्फिन को यहाँ घाघरा नदी में आके रेस्क्यू करते हैं। बगल ही घाघरा नदी बहती है जो कि उत्तर भारत की सबसे स्वच्छ नदियों में से एक है और यहाँ हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन पाया जाता है जिसको गंगेटिक डॉल्फिन भी कहा जाता है, जिसके संरक्षण के लिए टीएसए और वन विभाग कर्मचारी हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। और अक्सर कहीं नहरों में या तालाबों में बहकर डॉल्फिन चली जाती हैं तो वन विभाग की मदद से, डेफो साहब की मदद से हम लोग उसको लाते हैं और यहाँ उसको छोड़ा जाता है सही से। बदायूं शेखुपुर स्थित द किसान सहकारी चीनी मिल का आज हवन पूजन के साथ पेराई सत्र शुरू हो गया है। बदायूं जिलाधिकारी कुमार प्रशांत, एसएसपी संकल्प शर्मा और शेखुपुर विधायक धर्मेंद्र शाक्य ने हवन पूजन कर पेराई सत्र शुरू कराया। चीनी मिल का इस बार विस्तारीकरण भी किया जाएगा जिसको लेकर शासन से मंजूरी भी मिल चुकी है। पेराई सत्र के शुभारंभ के अवसर पर जिलाधिकारी कुमार प्रशांत ने बताया कि इस बार बदायूं में गन्ना किसानों के लिए अब गन्ना पेराई के लिए जनपद के बाहर चीनी मिलों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और न ही गन्ना पेराई के लिए अन्य जनपदों की चीनी मिलों पर भटकना पड़ेगा। अब बदायूं में ही 2 चीनी मिलों का जल्द ही निर्माण किया जा रहा है। चीनी मिल में जिन किसानों का पैसा बकाया है जल्द ही उसका भुगतान कराया जाएगा और इस बार किसानों को तुरंत उनकी पर्चियां दी जाएंगी ताकि उन्हें भुगतान के मामले में किसी प्रकार की समस्या न हो। देखिए, हमारे जनपद में 2 चीनी मिल हैं। एक सहकारी क्षेत्र में हमारी शेखुपुर चीनी मिल है और एक प्राइवेट में यदु शुगर मिल है। तो दोनों जगह अब जो है गन्ना लेना अब प्रारंभ हो गया है। तो वहाँ पे जो चीनी मिलें ये चल गई हैं। तो इसके लिए सेंटर केन कमिश्नर के स्तर से आवंटित होते हैं, वो भी आवंटित कर दिए गए हैं। सारे सेंटर्स खुल गए हैं। अब तौल वगैरह प्रारंभ हो गई है। जो किसानों का पुराना गन्ना बकाया था उसमें हमारा और जिला प्रशासन का ये पूरा ये रहेगा, प्रायोरिटी रहेगी कि जल्दी से जल्दी पुराना पेमेंट भी करवा दिया जाए और नए में जो भी गन्ना किसान वगैरह जो अपने किसान अपने खेतों से गन्ना ले आ रहे हैं चीनी मिलों में, उनका ससमय तौल हो जाए और उनको जो भी केंद्र हैं जहाँ पे तौल हो रहा है या चीनी मिलों पे जहाँ पे ले आके गाड़ियाँ अपनी तौल के लिए दे रहे हैं वहाँ पे उनको सारी व्यवस्थाएँ रहें, बैठने की, पानी वगैरह पीने की, अगर रेस्ट करना चाहें तो उसकी भी व्यवस्थाएँ वहाँ पे रहे। प्रदेश सरकार द्वारा वाराणसी के 2 और उत्पादों गुलाबी मीनाकारी और लकड़ी के खिलौनों को एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने पर इस उद्योग से जुड़े लोगों को काफी उम्मीद जगी है। इस काम को छोड़कर दूसरे कामों की तरफ पलायन कर चुके इसके कारीगर एक बार फिर से अपने काम में वापस आएंगे और इस उद्योग को फिर से खड़ा किया जा सकेगा। देश विदेश में इसको नई पहचान मिलेगी। गुलाबी मीनाकारी को ओडीओपी में शामिल किए जाने से खुश इस काम के नेशनल अवार्डी कुंज बिहारी ने सरकार को धन्यवाद दिया और कहा कि एक बार फिर से इस उद्योग में उछाल आएगा और देश विदेश में इसकी मांग बढ़ेगी जिसका सीधा फायदा हम कलाकारों को होगा। लकड़ी के खिलौने और जो लेकर वेयर का लकड़ी का काम है उसमें लगभग पहले यहाँ 10,000 के आसपास कारीगर थे, लेकिन अब वो कम होते होते लगभग 2,000 के आसपास कारीगर रह गए हैं और मीनाकारी में, गुलाबी मीनाकारी में लगभग 200 के आसपास अब इस समय कारीगर बचे हैं। तो काफ़ी कम इसमें इन दोनों क्राफ्ट में, कलाओं में कारीगरों की कमी होती जा रही थी। इन कार्य को छोड़ के दूसरे क्षेत्रों में वो अपना रोज़गार अपना रहे थे, लेकिन अब चूँकि ये ओडीओपी के तहत इसमें ट्रेडिंग के लिए भी लोन मिलेगा, कॉमन फैसिलिटीज़ के लिए भी जो है सीएफसी बनाने के लिए भी धनराशि मिलेगी और विभिन्न ट्रेनिंग कार्यक्रम होंगे। जैसे अभी ये पैकेजिंग इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग भी यहाँ ट्रेनिंग शुरू करने जा रहा है कि किस तरह हम अपने इनके पैकेजिंग करें। इस तरह इनका रिवाइवल होगा और ये निश्चित रूप से इन दोनों कास्ट को लाभ मिलेगा। ओडीओपी में जो भी प्रोडक्ट आते हैं सरकार उसमें विशेष ध्यान देती है
और हमें अच्छी विश्वास है कि इससे ODUP में शामिल होने से हमारे गुलाबी मीनाकारी क्राफ्ट में बूम आएगा। इसमें जैसे लोन की सुविधा या फिर बिजली में छूट की सुविधा या फिर अन्य सुविधाएं, एक्सपोर्ट में ये सारी चीज़ें मिलेगी हम लोगों को आर्टिजन को, जिससे हम लोगों के क्राफ्ट में काफ़ी प्रगति आएगी। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।